हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा अपने लंबे घने बालों से बहुत प्यार करती थी। बचपन में रपुंज़ल की कहानी सुनकर उसे भी घने लंबे बालों का शौक हो गया था। ऐसे ही संडे के दिन वो सो रही थी, तभी उसके कमरे में उसकी माँ लता आती है और जगाते हुए कहती है, अरे पूजा बेटा उठ जा, सुबह हो गई, 10 बज रहे हैं, कितना सोएगी? उठ बेटा। माँ सोने दो ना, आज संडे है वैसे भी। नहीं थप्पड़ मारूंगी, चल उठ। एक तो 10 बज रहे हैं, ऊपर से तूने परसों कहा था कि मुझसे बालों की चंपी करवाएगी। तूने इतनी जिद करी और अब करवा क्यों नहीं रही? हाँ बाबा करवा रही हूँ। पूजा इतना सुनकर उठकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लता अपनी बेटी के बालों में तेल डालकर चंपी कर रही थी। तभी लता जोर जोर से चंपी करती है, जिससे पूजा के बाल खींचते हैं और वो कहती है, माँ बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से करो ना। टूट गए तो मेरे बाल, घने हैं लंबे हैं। ज्यादा बन मत, बड़ा आई ड्रामा करने। चुपचाप बैठ और चंपी करवा। ज्यादा आऊ की तो बता दूंगी। लता ये कहकर प्यार से नहीं बल्कि और अच्छे तेज से उसकी चंपी करती है, जिससे पूजा चिल्लाते हुए कहती है, माँ बहुत दुखता है, आप आराम से कर लो ना। शांति से बैठ जा, घोड़ी कहीं की। इतने लंबे बाल कर लिए हैं, लेकिन इनकी केयर तेरी माँ करेगी। लंबे बाल करने का शौक है, जब तक इनकी चंपी नहीं करेगी अच्छे से तो ये और कमजोर हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। फिर बाल पकड़कर रोती रहेगी और कहेगी, माँ मेरे बाल टूट रहे हैं। और तेरे बालों से तो चमक भी चली गई है। कल सर में अंडा लगा कर रखियो आधा घंटा, समझी? चमक भी आएगी और बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे। सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ माँ सुन लिया, अब तो छोड़ दो, कितनी देर हो गई, मेरी गर्दन दुख गई चंपी कराकर। हाँ ठीक है जा, और ये जूड़ा खुलना नहीं चाहिए। पर माँ मैंने जो कह दिया सो कह दिया, चल निकल अब। पूजा अपने कमरे में जाती है और मिरर के आगे खुद को देखकर कहती है, माँ ने प्यार से मेरे बालों में ठूस ठूस कर ऑयल डाल दिया। देखो तो मैं कितनी चंपू लग रही हूँ। अब कल मुझे पार्टी में जाना है, अगर बालों से ये तेल नहीं निकाला तो मेरी बेइज्जती होनी पक्की है। ओह नो, कल तो माँ ने मुझे सर में अंडा डालने को भी कहा था, नहीं किया तो माँ खुद ही कर देंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? माँ की बात तो मुझे हर हाल में माननी पड़ेगी। ऐसे बोलकर वो मैगजीन पढ़ने लगती है। अगले दिन उसे अपने बालों में अंडा लगाना पड़ता है। कुछ देर बाद वो अपना हेयर वॉश कर लेती है, जिसके सूखने के बाद वो अपने बालों को छूकर कहती है, हाय मेरे बालों में से कैसे अंडे सी महक आ रही है, ये तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन छूने पर तो कितने सॉफ्ट भी तो लग रहे हैं यार। पार्टी में जाने के लिए 2 घंटे हैं, जब तक क्या करूं? माँ से पूछूंगी तो वो खुशबू के लिए चमेली का तेल लगा देंगी। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर पूजा रेडी होकर कॉस्मेटिक के शॉप पर जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, भैया कोई हेयर स्प्रे होगा जिससे बालों में खुशबू आ सके? जी हाँ, ये होगा, इसे ट्राई कीजिए। मैम, ये स्प्रे आपके बालों को सेट रखेगा। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपके हेयर फिक्स रहेंगे प्लस खुशबू भी अच्छी आएगी। ओके थैंक यू भैया, आप ये दे दीजिए। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है, अपने बालों पर उस हेयर स्प्रे को लगा लेती है, जिसके बाद उसके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। पार्टी में जाने के लिए वो रेडी होती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है, वाह पूजा वाह, तूने तो माँ की बात भी रख ली और पार्टी के लिए भी रेडी हो गई। इस स्प्रे से अच्छी खुशबू आ रही है, अब मैं रेडी हो जाने के लिए बालों को ऐसे ही खुले करके जाती हूँ। कुछ देर में वो पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ डांस हो रहा होता है। तभी पास खड़ी लड़की उसे अचानक से धक्का देकर कहती है, अरे पागल हो क्या? छी, क्या गोबर सा लगा कर आई हो अपने सर में? इतनी गंदी सी महक आ रही है, दूर हटो। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई धक्का देता है क्या किसी को? तुम्हें अकल है या नहीं? अपने मुँह से बोल भी तो सकती थी। बोलती तो तब जब मुझसे बर्दाश्त होता। तुम्हारे इतने लंबे घने बाल हैं, केयर नहीं कर सकती इनकी। गटर जैसी बदबू आ रही है। सच में बालों से बहुत स्मेल आ रही है। अंडे की बदबू तो स्प्रे की खुशबू को खा ही गई, या फिर दोनों की खुशबू मिक्स होकर और बदबू कर दी मेरे सर में। मुझे भी नहीं अच्छी लग रही अपने बालों की ये स्मेल। पूजा उस लड़की को चिढ़ाकर चली जाती है और एक कॉरिडोर में खड़े होकर अपने आप से बातें करने लगती है। तभी उसके ऊपर का झूमर हिल रहा होता है। ऋषि नाम का लड़का उसे बहुत आवाज देता है ताकि वो हट जाए, लेकिन पूजा अपनी धुन में होती है। कुछ सुनते ही नहीं झूमर गिरता है कि ऋषि अपनी ओर पूजा को खींचकर बचा लेता है, जिसके बाद पूजा ऋषि के गले लगी होती है।
वो जैसे ही उससे दूर होती है तो उसके लंबे घने बाल ऋषि के शर्ट की बटन में अटक जाते हैं, जिससे उसे दर्द होता है और वो बोलती है, मेरे बाल, ये कौन सा तरीका हुआ फ्लर्ट करने का भला? ओ मैडम, ये बातें बाद में करना, पहले अपने बाल हटाओ। मेरे शर्ट के बटन टूट गए ना तो देखना। तुम्हें अपने बटन की पड़ी है या मेरे बालों में दर्द हो रहा है? हाँ तो निकलो, मुझसे बातें क्या कर रही हो? नहीं हो रहा तो तोड़ लो अपने बालों को, बट मुझे फ्री करो। मेरा दिमाग खराब है क्या, जो तुम्हारे सड़े से बटन के लिए मैं अपने कीमती बालों को तोड़ दूं? अब बातें करना बंद करोगी? निकालो जल्दी से। कर तो रही हूँ। 5 मिनट कोशिश करने के बाद ऋषि के बटन से उसके बाल निकल ही जाते हैं। तब ऋषि कहता है, थैंक गॉड तुम्हारे बाल निकल गए मेरी शर्ट से। ओ, किसी खाई से बाहर नहीं आए हो जो थैंक गॉड कह रहे हो। मेरे बाल ही तो थे। एंड बाय द वे, तुमने मुझे ऐसे खींचा क्यों? आसपास कोई और लड़की नहीं मिली तुम्हें चिपकने के लिए? मुझे ना ऐसे चिपकने का और ना ऐसे फ्लर्ट करने का शौक है। अगर करना ही होता तो बाहर करूँगा, तुमसे क्यों करूँ? और हाँ, मैं तुम्हें ही बचा रहा था, वरना अभी झूमर के नीचे दबी होती तुम। कहाँ गिरा, जरा बताना। अपने पीछे देखो। ओ, सच में गिरा है तो तुम कह नहीं सकते थे, मैं हट जाती ना। मैंने तुम्हें बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोला, पर तुमने सुना ही नहीं। बाद में मुझे ही हटाना पड़ा, इसमें मेरी क्या गलती? बताओ अब। ओ सो सॉरी, मेरा थोड़ा मूड खराब था ना, इसलिए सुन नहीं पाई। इट्स ओके। ये बोलकर ऋषि चाहता है कि उसकी वॉच में पूजा के लंबे बाल अटक जाते हैं। तभी फिर से वो बोलती है, आउच, लगता है मेरे बाल आपके पास ही रहेंगे या आपको जाने नहीं देंगे। तुम्हारे बाल आज मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं, साइड में कैफे है, वहाँ जाकर बैठते हैं। वहाँ तुम अच्छे से अपने बाल निकाल लेना, नहीं निकले तो फिर काट देना। नो वे, मैं अपने बाल कभी नहीं कटवाती, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना। ओके ओके। वहीं से दोनों पास पास होकर चलते हैं और कैफे में बैठकर पूजा अपने बाल उसकी वॉच से निकाल ही लेती है। वहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों काफी मजाक करते हैं। देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त की तरह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने परिवार वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी की रात दोनों कमरे में होते हैं। ऋषि प्यार से उसका घूंघट हटाने के बाद एक एक करके उसकी ज्वेलरी भी उतार देता है। उसी के साथ वो उसके जूड़ा पिन भी निकाल देता है, जिसके बाद उसके सारे बाल खुल जाते हैं। अपने बालों को खुला देखकर वो ऋषि के पेट में एक पोनी मारती है और कहती है, हे भगवान, ऋषि ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा जूड़ा पेन निकालो, क्यों निकाले तुमने? तो क्या हो गया? तुमने घूंघट और ज्वेलरी के लिए बोला नहीं ना, इसलिए मैंने ये भी निकाल दिया। अब मेरे बाल कैसे बनेंगे? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से बंधे थे ये। तो क्या हो गया, मैं बांध देता हूँ। मुझसे तो संभलते नहीं, तुम कैसे करोगे? कर दूंगा, बस तुम देखती जाओ। ऋषि उसका जूड़ा बांधने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लंबे बालों को वो और उलझा देता है। जिसके बाद पूजा अपने बालों की ऐसी हालत देखकर कहती है, ऋषि ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे बाल उलझा दिए, हाय। जान, पूजा बेबी, मैंने ना ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। तुम्हें माफ करूं? ऐसे कैसे? ये बोलकर पूजा ऋषि को जोर से पिलो उठाकर मारती है, जिससे ऋषि बेड पर गिर जाता है और अपना रुद्र रूप दिखाकर पूरी रात पूजा उससे अपने बाल सुलझवाती है। अगली सुबह तक ऋषि यही करता है। बेचारे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और रोते हुए वो कहता है, कभी किसी मोटे लंबे घने बालों वाली लड़की से शादी मत करना, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। कोयल की ननद प्रीति वैसे तो एक आलसी लड़की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जिद्दी थी, वो भी अपने बेड के लिए। प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बेड पर बैठे, खाए या फिर उसे गंदा करे। वो पूरा दिन अपने बेड पर पड़े पड़े ही निकाल दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह जब प्रीति की माँ सुमन उसको एक जरूरी काम से बुलाते हुए बोलती है, प्रीति, ओ प्रीति, नीचे आकर दर्शन दे दे, काम है तुझसे। माँ वहीं से बोल दो ना, या फिर मुझे कॉल कर दो। मैं अभी अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का असाइनमेंट बना रही हूँ। ये लड़की ना बेड से ऐसे चिपक जाती है जैसे मकड़ी से जाला। आज इसका बेड ही गीला कर दूंगी। सुमन पानी की बाल्टी भरकर ऊपर लेकर जा ही रही होती है कि तभी कोयल ये देखकर जल्दी से अपनी ननद प्रीति को कॉल करके सब बताती है। जिसके बाद प्रीति अपने बेड से उठकर बाहर भागती है
और अपनी माँ को रोकते हुए बोलती है। आ तो गई माँ, इस पानी की बाल्टी की क्या जरूरत थी? जरूरत है, आज तेरा बेड गीला करती हूँ, फिर देखती हूँ तू कहाँ सोती रहती है। पूरा दिन पड़ी रहती है, कोई काम तो है नहीं तुझे। अरे नहीं ना माँ, ये बाल्टी मुझे दो, मुझे दो। प्रीति अपनी माँ से बाल्टी छीनने लगती है और खींचातानी में सारा पानी सुमन के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर प्रीति जल्दी से अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद करके अंदर से बोलती है। माफ करना माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। माफ? तू बाहर आ एक बार, आज तुझे माफ नहीं साफ करूंगी इस घर से, नालायक औलाद। ये देखकर कोयल जल्दी से ऊपर आती है और अपनी सास को समझाकर उनको उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ से कुछ देर में सुमन कपड़े बदलकर बाहर सोफे पर बैठकर गरम गरम चाय पीने लगती है। तभी वो कोयल को एक कप चाय ऊपर लेकर जाता देखकर बोलती है। बहू, ये चाय कहाँ ले जा रही है? माँ जी, दीदी को देने। वो तो अपने बेड को छोड़कर आएंगी नहीं, तो मैं ही दे आती हूँ। नहीं आती तो ना सही, अब बहुत हो गया। अगर वो बेड नहीं छोड़ सकती तो उसको खाना पीना छोड़ना होगा। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही कर, वरना उसके बिगड़ने का सारा इल्जाम मैं तेरे ऊपर डालूंगी। अपनी सास की बात मानते हुए कोयल भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर प्रीति के कमरे में नहीं जाती। शाम तक एक पानी का ग्लास भी ना आने पर प्रीति चिल्लाकर बोलती है। भाभी, ओ भाभी, आज भूल गई क्या कि मैं इस घर में हूँ? ना चाय दी ना लंच, सुन रही हो? प्रीति की बात सुनकर सुमन ऊपर उसके कमरे में आती है और उसको बेड पर पसर कर ऑर्डर देता देखकर बोलती है। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अगर खाने को चाहिए तो नीचे आकर टेबल पर बैठकर खा। तेरे नौकर नहीं है यहाँ जो तुझे बेड पर हर चीज ला कर दे। माँ, आप तो जानती हो कि मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ, मेरा इससे उठने का मन ही नहीं करता। आप प्लीज माँ, भाभी को बोलो ना, वो यहीं दे जाएंगी। एक कान पर लगेगा तब अक्कल आएगी, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर अब प्रीति बोलती है। लगता है माँ तो इस बार सीरियस हो गई। एक काम करती हूँ, मैं बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ और पिज्जा वाले को बोलूँगी कि घर में आकर मेरे कमरे में ही डिलीवर करके जाए। प्रीति पिज्जा कट वाले को कॉल करके बोलती है। हेलो पिज्जा कट, मुझे एक लार्ज साइज का वेज पिज्जा चाहिए। ओके मैम, प्लीज एड्रेस बताइए कहाँ डिलीवर करना है। लिखिए, चौराहा रोड, गुमनाम गली, चोर मोहल्ला, मकान नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड रूम। वो सब तो ठीक है मैडम, पर ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड बेडरूम क्या है? आप एक ही कमरे में रहती हैं, घर आपका नहीं है? जी घर तो मेरा ही है, पर एक्चुअली मुझे पिज्जा की डिलीवरी अपने कमरे में ही चाहिए। आप चाहे तो पैसे ज्यादा ले लेना। सॉरी मैडम, हम होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं, बेडरूम डिलीवरी की नहीं। थैंक यू। पिज्जा वाला इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और ये सोचकर प्रीति बेचारी उदास हो जाती है कि अब उसको खाने के लिए अपना बेड छोड़कर नीचे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो खाना खाने नीचे जाती है और इतने में सुमन अपनी बहू प्रीति से बोलती है। बहू, जब तक ये नीचे है ना, तो एक काम कर, इसका कमरा साफ करा और बेड भी साफ कर दियो, इसको तो बस पड़े रहने से मतलब है। ठीक है माँ जी। कोयल प्रीति के कमरे को साफ करके जैसे ही उसके बेड को साफ करने लगती है, तभी टेबल पर रखी इंक की बोतल गलती से बेड के ऊपर गिर जाती है और बेड पर इंक का बड़ा सा निशान बन जाता है। ये देखकर कोयल घबराते हुए बोलती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अगर दीदी ने देख लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। कोयल साफ सफाई कर पाती इससे पहले ही कमरे में प्रीति वापस आती है और अपने बेड पर इंक का निशान देखकर गुस्से में बोलती है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरा बेड गंदा करने की? आपको पता है ना मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ। हद तो देखो आपकी बेशर्मी की। अरे मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई और अब मेरा बेड भी गंदा कर दिया। निकलो यहाँ से। प्रीति की ऐसी बातें कोयल के दिल पर लगती है और वो बिना कुछ बोले रोते हुए उसके कमरे से चली जाती है। सुमन के लाख पूछने पर भी वो प्रीति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन कोयल के कमरे का बेड टूटने की वजह से सुमन उसको प्रीति के कमरे में सोने की कहती है, जिस पर प्रीति बोलती है। नो वे,
मैं अपने बेड पर नहीं सुलाऊंगी। आप अपने कमरे में सुला लो माँ। तेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद सुला लेती। लेकिन मेरा सिंगल बेड है, एक ही इंसान सो सकता है उस पर तेरा तो डबल है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बिल्कुल नहीं माँ, सॉरी, मैं नहीं सुलाऊंगी। मुझे मेरे बेड से बहुत प्यार है और कोई और उस पर सोए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। शर्म तो आती नहीं है? जिस भाभी ने तेरी इतनी केयर करी, तुझे हर सामान बेड पर ला कर दिया, आज उसको एक दिन के लिए तो अपने बेड पर नहीं सुला सकती? कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो और दीदी को मत डांटो, मैं तो जमीन पर भी सो जाऊंगी। चुप रह बहू, मेरे होते तू जमीन पर नहीं सोएगी, हम दोनों थोड़ा एडजस्ट करके सो जाएंगे। लेकिन आज के बाद तू इस लड़की का कोई काम नहीं करेगी, बहुत मतलबी औलाद को जन्म दिया है मैंने। प्रीति को अपनी माँ के तानों की भी कोई फिक्र नहीं थी। जिस भाभी ने उसका इतना ख्याल रखा हो, उसको अपने बेड के आगे इस ननद भाभी के रिश्ते का भी मान नहीं रहा। शाम होने पर कोयल प्रीति को कमरे में खाना देने जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सुमन दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और अपनी बहू का सर गोद में रखकर चिल्लाते हुए बोलती है, प्रीति नीचे आ जल्दी, तेरी भाभी गिर गई सीढ़ियों से। मैं नहीं आ रही, आई नो आप ये सब मुझे मेरे बेड से हटाने के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं अपना बेड नहीं छोड़ूंगी। तू पागल हो गई है क्या? नीचे आ और मेरी मदद कर। अगर मेरी बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। कर लो ड्रामे, मैं नहीं आने वाली। माँ जी, सागर जी। बहू, आज सागर यहाँ होता तो अभी हम हॉस्पिटल होते। वो काम के सिलसिले में बाहर है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुमन बाहर पड़ोस में से अपने पड़ोसियों को बुला कर लाती है, जिनकी मदद से वो कोयल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर कोयल को खतरे से बाहर बताते हैं। तभी वहां भागी भागी प्रीति आती है और बोलती है, माँ, भाभी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मुझे लगा था कि आप ड्रामा कर रही हैं, लेकिन नीचे खून देखकर मैं तो डर गई। प्रीति को अपने सामने देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, अब क्यों आई है यहाँ बेशरम? जाना अपने बेड पर मर, तेरी अर्थी भी उसी बेड से निकालूंगी, जा यहाँ से। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे सच में लगा था कि आप मजाक कर रही हैं मुझे बेड से उठाने के लिए। हाँ, तेरे उस बेड से हमें इतना प्यार नहीं है जो वहाँ सोने के लिए बहाने बनाए। तेरे जैसी लड़की जिसके लिए अपनी भाभी से जरूरी वो बेड है, वो रिश्तों को क्या समझेगी? शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। आज सागर होता तो तुझे तेरे बेड समेत घर से निकालता। माँ, मुझे माफ कर दो। एक बेजान चीज के लिए मैं अपने सगे रिश्तेदारों को ही अनदेखा कर बैठी। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति को अपनी भाभी की ये हालत देखकर और अपनी माँ के बोल सुनकर ये एहसास होता है कि कोई भी बेजान चीज अपने रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं होती। अपनों से प्यार होना जरूरी है। बेड जैसी चीजें तो दोबारा आ सकती है, लेकिन अपने नहीं। रूपाली अपने हॉल में सोफे पर कंबल में लिपटी हुई फोन चला रही थी। तभी वहाँ उसका भाई तनीश आता है और उसे देखकर बोलता है, ओ बुढ़िया, थोड़ा साइड हो ना, बीच में अकड़ कर बैठी है। देख तनिष, मैं ना 1 इंच भी नहीं सरकने वाली। मेरी सीट गर्म हो चुकी है। तुझे बैठना है ना तो जमीन पे पसर जा। क्यों सर्दियों में पिटने का काम कर रही है? या तो इधर हो जा या उधर हो जा, बस। बहरा है क्या? बोल दिया ना, नहीं हट रही। उनकी आपस में बहस चल रही थी। तभी वहाँ हाथ में चमचा लिए उनकी माँ वसुंधरा आती है और बोलती है, तुम दोनों को घर में शांति रास नहीं आती ना, या मुझे परेशान किए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। रूपाली, कितनी देर हो गई तुझे? अभी भी यहीं बैठी है। मैंने बोला था ना तुझे कि बर्तन धो दियो। देखो ना माँ, ऐसा लग रहा है जैसे सोफे से चिपक गई है, ना इधर होती ना उधर, बैठने भी नहीं दे रही। माँ, मैं गर्म हो चुकी हूँ, कैसे हट जाऊँ? रूपाली, सर्दियाँ तेरे लिए नहीं है। अभी उठ और अभी के अभी बर्तन साफ कर। सुनाई दिया? अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली मुंह बनाते हुए वहाँ से उठ जाती है, किचन में जाने लगती है। तभी तनीश देखता है कि उसके ओढ़े हुए कंबल में बहुत सारे बाल टूटकर चिपके हुए हैं। तभी वो बोलता है, ओह, रुक जा रही है तो अपने एक कंबल भी लेती जा। इतने सारे बाल चिपका रखे हैं इसमें, इतने टूटने लगे हैं तेरे बाल। सर्दी के मारे जो 2-2 हफ्ते तक बाल नहीं धोएगी तो बाल टूटेंगे नहीं तो और क्या होगा? ये मेरे बाल इतने कैसे टूट गए?
अब ये तो जुड़ने से रहे, तो इनके टूटने का अफसोस बाद में मना लियो, अभी जाकर काम कर। इतना बोलकर वसुंधरा उसी किचन में ले जाती है। वैसे तो कोई भी मौसम हो, उसके बाल हमेशा ही गिरते रहते थे, लेकिन सर्दियों में उसकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसके कारण उसके सर पर अब बहुत कम बाल बचे थे। एक दिन वो बाथरूम से नहा कर आती है और गीले बालों को लेकर कंबल में घुस जाती है। उसकी ये हरकत देखकर उसकी माँ बोलती है, हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अरे गीले बाल लेकर सीधा कंबल में घुस गई, कंबल भी गीला कर दिया। पहले छत पर जाकर बाल तो सुखा ले, नालायक। माँ, इतनी सर्दी में नहा लिया वो कम है क्या? अब बाल सुखाने के लिए छत पर जाऊँ? मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं नहाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, खड़ी हो रही है या लाऊं एक बाल्टी पानी? आप लोग ना मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, उठ रही हूँ। इतना कहकर वो कंबल से निकल जाती है और वसुंधरा उसे अपने साथ छत पर धूप में ले जाती है। और कुछ देर बाद जब उसके बाल सूख जाते हैं तो वो उनमें कंघी करती है और तभी रूपाली के बहुत सारे बाल कंघी में टूट कर आ जाते हैं और वसुंधरा बोलती है, ये देख, 2 बार कंघी मारी नहीं कि इतने बाल हाथ में आ गए। माँ, आपको पता है ना मुझे सर्दियों में हेयर फॉल होता है। ये बाल के नाम पर तेरे सर पर ये 2-4 चिंदी बाल रह गए हैं। एक काम कर, तो इन्हें भी कटवा दे, तेरे से तो ये भी नहीं संभाले जाते। ऐसे मत बोलो माँ, मैं अपने बालों को खोना नहीं चाहती। रहने दे, इतनी ही फिक्र होती तो आज तेरे बालों का ये हाल ना होता। एक तो सर पर बाल कम है, ऊपर से डैंड्रफ और हो गया। तेल लगा देती हूँ तेरे बालों में। नहीं माँ, अभी तो बाल धोए हैं, तेल लगा दोगी तो दोबारा धोने पड़ेंगे और सर्दी में बार बार बाल नहीं धुलते। तो ले, कुछ मत करियो अपने बालों के लिए, बस इन टूटे बालों को लेकर अफसोस करती रहे। इतना बोलकर वो नीचे चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और रूपाली का हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ने लगता है। एक दिन वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही थी और साथ ही अपने सर पर खुजाते हुए कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड निहारिका आती है और एक सैंडविच उठाकर उससे बोलती है, अकेले अकेले ठूसे जा रही है। ओए, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या सर खुजाए जा रही है? देखियो कितने बाल गिरा दिए तूने टेबल पर। अरे यार, मैं अपने बालों का क्या करूँ, हद से ज्यादा टूटने लगे हैं। तुझे भी हेयर फॉल हो रहा है क्या? अबे मैं क्या अनोखी हूँ, और थोड़े बहुत बाल तो सबके टूटते हैं। हाँ, पर तेरे जितने किसी के बाल नहीं टपकते होंगे। तू तो जहाँ जाती है तुझसे पहले तेरे बाल टूट कर वहाँ पहुँच जाते हैं। तू मजाक उड़ा रही है ना मेरा? यार, माँ के कहने पर मैं गर्म पानी से सर धोती हूँ, फिर भी बाल झड़ रहे हैं मेरे। देख यार, ज्यादा कुछ नहीं, बस आलस करना छोड़ दे। तू हफ्ते में 1 बार की जगह 2 बार बाल धोया कर। और तुझे पता है, सर्दियों में स्किन की तरह ही हमारे सर की स्किन भी रूखी हो जाती है, तभी तो ये डैंड्रफ होते हैं और ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसलिए टाइम टाइम पर अच्छे तेल से चम्पी किया कर बालों की। तू भी ये सब करती है? हाँ, तो फालतू का ज्ञान नहीं पेल रही, ऐसा करती हूँ तभी मुझे तेरे जितना हेयर फॉल नहीं होता। अपने बाल देख कैसे झाड़ू जैसे हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया है वैसे केयर करेगी तो कम से कम जवानी में गंजी तो नहीं होगी। रूपाली निहारिका की कही बातों को ध्यान से सुनती है और अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए वो भी वैसा ही करती है। हफ्ते में 2 बार बालों को हल्के गर्म पानी से धोती है और गीले बालों में कंघी नहीं करती और हल्के हाथ से बालों में तेल लगाकर मालिश करती है, जिससे कुछ ही समय में उसका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है और अब उसके बाल इधर उधर गिरना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी शादी आशीष नाम के लड़के से हो जाती है। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में बेडशीट बदल रही थी, तभी उसकी नजर बेड पर रखे तकिए पर जाती है, जिस पर बहुत सारे बाल टूटकर चिपके हुए थे। तभी वो उन बालों को पकड़कर खुद से बोलती है, हेयर फॉल? पर इतने बाल कैसे टूट सकते हैं? तकिए, कंबल, हर जगह पर बाल ही बाल है। इन बालों को देखकर याद आया कि कैसे मेरे तकिए और कंबल पर भी बाल मिला करते थे। वो खुद से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास मालिनी आती है और उससे बोलती है, क्या खुद से ही बातें किए जा रही है? सारा दिन कमरा साफ करने में ही लगा देती है क्या? सासू माँ, आपके बाल भी झड़ते हैं क्या? मेरे भी मतलब? तेरे भी झड़ते हैं क्या? और तुझे कैसे पता कि मेरे बाल टूटते हैं? ये बात मुझे तकिए पर टूटे हुए बालों ने बताई। अरे तो क्या हुआ, बाल तो सभी के झड़ते हैं और वैसे भी उम्र के साथ बाल भी तो कमजोर होते हैं ना।
जवानी तो रही नहीं कि बालों में मजबूती रहे। कह तो आप सही रही हैं। बाल टूटकर इधर उधर गिरते हैं, सफाई करने में दिक्कत होती है सासू माँ। तू ज्यादा काम चोरी मत कर, जल्दी सफाई कर और बाहर आ, मार्केट भी जाना है सामान लेने। जी सासू माँ, बस हो गया। ऐसे ही समय बीतता है और रूपाली को कभी डाइनिंग टेबल पर तो कभी किचन में और तो और कभी बाथरूम में टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं। कभी एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आशीष के खाने में एक लंबा सा बाल मिलता है, जिसे पकड़कर वो बोलता है, रूपाली ये सब क्या है? खाने में बाल? यार जब तुम्हें हेयरफॉल होता है तो खाना बनाते समय अपने सर पर पल्लू क्यों नहीं रख लेती हो? अभी तो खाली खाने में बाल निकला है। ऐसे ही कभी अगर मेरे लंच में बाल निकल गया तो तुमने सोचा मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा वहाँ? अरे अरे शांत हो जाइए। आज खाना मैंने नहीं बनाया, सासू माँ ने बनाया है। और मुझे हेयरफॉल होता था लेकिन शादी से पहले। अब मजाल है जो मेरा एक भी बाल टूट कर गिर जाए। माँ आपके भी बाल टूटते हैं? टूटते हैं? अरे इतने टूटते हैं कि झाड़ू लगाती हूँ ना तो घर के कचरे से ज्यादा तो इनके बाल निकलते हैं। अरे तो इस उम्र में मैं अपने टूटते बालों के लिए क्या ही करूँ? माँ जी, परेशानी आपके टूटते बालों से नहीं है, बल्कि जो टूटे बाल इधर उधर बिखर रहे हैं उससे है। इसलिए चाहे आपकी उम्र बढ़ ही क्यों ना रही हो, लेकिन बालों की केयर करना तो बनता है ना। और ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अगले ही दिन से रूपाली अपनी सास के बालों को गिरने से बचाने के लिए वही सब करना शुरू कर देती है जो उसने अपने बालों के लिए किया था, जिससे कुछ ही समय में मालिनी के बाल गिरना भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।